हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमाराइट परियोजना कार्य ग्रीष्मकालीन। ये जो आपका परियोजना है कक्षा 8वीं के सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले पहला नंबर का प्रश्न। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके परियोजना से संबंधित जितनी भी जानकारी है और आपके आगे भी जितनी भी आपके कक्षा से संबंधित जो भी जानकारी होगी वो आपको तुरंत मिल सके, इसके लिए साथ ही आप हमारे चैनल के बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए हम देखेंगे, यहाँ पास पहला प्रश्न आपके पास दिया गया है। छत्तीसगढ़ के रोटी पीठा व्यंजन आभूषण एवं लोक कला का नाम आपको लिखना है। न्यूनतम 10 आपको लिखना है। तो यहाँ से आप इस प्रकार से कॉलम बना लीजिए। पहले नंबर पे क्रमांक डालिए, फिर उसके बाद रोटी पीठा का नाम, इसके बाद छत्तीसगढ़ आभूषण का नाम और लोक कला का नाम। तो यहाँ से देखिए क्या क्या आपको लिखना है। ठेठरी, खुरमी, पनपुखा, उसी को अंगाकार भी कहते हैं, चीला, ऐरसा, सोहारी, गुजिया, फसमुठिया, भजिया और बड़ा, ये व्यंजन है। ठीक है, रोटी पीठा का नाम हो गया। अब आभूषण का नाम नगमोरी, टोडा, करधनी, कठर, बाली, करंज फूल, बिछिया, लच्छा, मुंदी और बिंदिया टिकली। ठीक है, और लोक कला का नाम बांस गीत, सुआ नृत्य जिसको हम भोजली के नाम से भी जानते हैं, पंथी नृत्य, राउत नाचा, भरथरी लोकगीत, चंदैनी, जमवारा, पंडवानी, फाग, बंजारा गीत, ददरिया, चूलमाटी और सोहार नृत्य। ठीक है, तो इन सबको आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोकगीत एवं प्रसिद्ध लोक गायकों के नाम लिखिए। तो इसी प्रकार से आप पहले कॉलम बनाएंगे, फिर इसके बाद इसका पूरे उत्तर लिखेंगे। देख सकते हैं लोकगीत का नाम क्या क्या है। पंडवानी है, लोरिक चंदा, सोनहा बिहाव, चंदैनी, पंथी नृत्य और भरथरी। लोक गायक का नाम तीजन बाई जो कि पंडवानी की गायिका हैं, दाऊ महासिंह चंद्राकर जो कि लोरिक चंदा के गायक हैं, और केदार यादव सोनहा बिहाव के गायक हैं, और दाऊ रामचंद देशमुख ये गायक हैं चंदैनी के, और देवदास बंजारे। और उसी प्रकार से आप भरथरी के लिए लिख लीजिए सूरज बाई खांडे। अब चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अपने गांव या शहर के आसपास महापुरुष, साहित्यकार, खिलाड़ी, कलाकार, सफल कृषक का नाम सूचीबद्ध बनाएं। तो अगर आपके गांव के आसपास ऐसे कोई महापुरुष, साहित्यकार और खिलाड़ी हैं तो उनको आप कृषि या कोई कृषक है, काफ़ी प्रसिद्ध कृषक है, तो उसका भी नाम आप लिख सकते हैं। देखिए उदाहरण के लिए हम आपको बता दे रहे हैं, इस प्रकार से लिखना है। पहले क्रमांक लिखेंगे, फिर महापुरुष का नाम, निवास, किस क्षेत्र में महारत हासिल किया है उन्होंने, और इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ देख सकते हैं पहले नंबर पे है राम सिंह, बिलासपुर के निवासी हैं ये। किस क्षेत्र में इन्हें महारत हासिल है, तो क्रिकेट के क्षेत्र में इन्होंने महारत हासिल किया है। तो इनसे आपको क्या प्रेरणा मिलती है कि खेल के प्रति लगन और ईमानदारी आपको रखनी चाहिए। दूसरे नंबर पे हैं कृष्ण चौहान, जयराम नगर के रहने वाले हैं, यानी निवास स्थान है इनका, और साहित्यकार से संबंध रखते हैं, उनमें इन्हें महारत हासिल है। किताबों के प्रति इनका लगाव बहुत अधिक है। फिर है बिसाहू जी जो कि बिलासपुर के निवासी हैं। नृत्य
से संबंधित है और नृत्य कला के प्रति प्रेम हमें ये प्रेरणा मिलती है। मारुति नंदन बिलासपुर के रहने वाले हैं। खेल शतरंज, खेल के प्रति लगन और ईमानदारी, ये हमें प्रेरणा मिलती है। लक्ष्मण कुमार बिलासपुर निवासी हैं। सफल कृषक के रूप में जाने जाते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, और इनसे प्रेरणा ये मिलती है कि कृषि ही जीवन है। अगला प्रश्न देखिए, अपने आसपास की व्यर्थ चीज़ों में से कोई 5 उपयोगी वस्तुएं बनाकर शाला में लावें। तो ये आप देख सकते हैं, वस्तु का नाम लिख दीजिए, फिर क्या उपयोग में आता है उसको आप दिखाइए, फिर प्रयुक्त सामग्री का नाम। ठीक है, तो दरवाज़ा तोरण माला, यानी जो हम दरवाजे पे तोरण माला लगाते हैं उसे किस काम में लाते हैं, यानी स्कूल को सजाने के काम में हम ला सकते हैं। इसके लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? प्लास्टिक थैली को उसको हम बिल्कुल काट कर या फिर पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके हम उसको लगा सकते हैं। फिर है प्रिज्म, त्रिविमीय आकृति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है इससे। ठीक है, प्रयुक्त सामग्री के रूप में अगर देखें तो तार को जोड़कर हम इसे बना सकते हैं। फिर है घन और घनाभ, तो शाला में क्षेत्रमिति पढ़ने के काम में आ सकता है ये। जब हम घन और घनाभ का चैप्टर अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें मदद मिलेगी। और सामग्री का नाम अगर देखा जाए तो पंखे के बॉक्स या माचिस का डिब्बा ये हम ले सकते हैं। इसी प्रकार से एलईडी बल्ब और टोकरी के लिए भी यहाँ पास हम उपयोग कर सकते हैं उसका, और फिर सामग्री का नाम जो उसके रूप में लिया गया है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाकर प्रत्येक जिलों का नाम इंगित करते हुए जिले की विशेषताओं जैसे खनिज, वन, पर्यटन, अभ्यारण्य, पुरातत्व आदि को सांकेतिक रूप में हमें दर्शाना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ का नक्शा बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए, आप इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का नक्शा बना दीजिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से बनाएंगे। और इसके बाद अब बात करते हैं खनिज का। तो देखिए, कोयला एक खनिज है, कहाँ कहाँ पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, मैप में भी आप इंगित कर सकते हैं इसे। ये पाया जाता है सरगुजा, कोरबा, कोरिया, रायगढ़। और लौह अयस्क, यह भी एक खनिज है। यह कहाँ पाया जाता है? बस्तर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर और बिलासपुर। अब राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, यह कहाँ पाया जाता है? दंतेवाड़ा में। अचानकमार अभ्यारण्य है, यह बिलासपुर जिले में पाया जाता है। भोरमदेव मंदिर, यह एक पुरातत्व है जो कि कवर्धा में पाया जाता है। दंतेश्वरी मंदिर एक पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात है जो दंतेवाड़ा में स्थित है। इसे आप बिल्कुल अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं, प्रश्न है, आपके द्वारा छुट्टी में किए जाने वाले कार्यों को बताएं। न्यूनतम 10 कार्य आपको लिखने हैं। तो पहले क्रमांक लिखिए, फिर कार्य का नाम, कार्य का जीवन में उपयोग। तो यहाँ देख सकते हैं, कार्य का नाम सब्जी लगाया आपने। आपके द्वारा अगर सब्जी लगाया गया तो किसके उपयोग में आता है? भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर है क्यारी लगाना, इसी के संबंध में है खेती बाड़ी में लाभ। फिर किचन में खाना बनाना, तो उससे क्या आपके जीवन में हुआ? माँ की सहायता हो गई। पौधा लगाया, वृक्षारोपण से पर्यावरण शुद्ध वातावरण। इसी प्रकार से आप आगे भी इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 10 पॉइंट पूरे दिए गए हैं, तो आप यहाँ से लिख लीजिए। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, आपके गांव शहर में शासन द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता संबंधी व अन्य संचालित योजनाओं के नाम व लाभ का उल्लेख करें। योजना का नाम आप देखिए, लिखा गया है मछली पालन योजना। किस समूह को लाभ मिलता है? महिला स्व सहायता समूह बिलासपुर को इसको लाभ मिलता है।
फिर योजना पर आपके विचार क्या हैं कि गांव में मछली का मूल्य सस्ता होना चाहिए। फिर नल योजना, आम जनता के लिए पानी का बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट मिलेगा आपको शिक्षा गारंटी योजना 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। और योजना पर आपके विचार के रूप में आप लिख सकते हैं सभी को प्रवेश मिलना चाहिए। इसी प्रकार से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, कक्षा 1 से 12वीं तक गरीब बच्चों के लिए, और सीटों की संख्या बढ़ाना चाहिए क्योंकि इसमें अधिकतम 40 सीट निर्धारित की गई है प्रत्येक कक्षाओं के लिए। यदि सीटें बढ़ेंगी तो अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा, अधिक बच्चे पढ़ सकेंगे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में। फिर है अगला टीकाकरण अभियान, कोरोना 18 से 45 प्लस के आयु व्यक्ति को इसे लगाया जाना। तो इसका उपयोग जैसे टीका दवाई डोज की संख्या बढ़ाना चाहिए क्योंकि अभी काफ़ी कम मात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को ये टीका लगाने के लिए जो वैक्सीन है वो मिल रही हैं। तो इससे अत्यधिक जगह पर सभी का वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आपका यह सुझाव या फिर योजना पर आपके ये विचार होने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वैक्सीन की मात्रा है वह हर एक ज़िले में बढ़ाई जाए जिससे कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का कार्य कंप्लीट हो सके। अब अगला पॉइंट देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अपने आसपास के क्षेत्रों में होने वाली बीमारियों के नाम, उनके कारण व उनके बचाव के उपाय लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां ज्वाइन होकर आप अपने पढ़ाई से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे कि यह वीडियो का लाभ हर एक स्टूडेंट्स को मिल सके। अब यहाँ देख लीजिए, बीमारी का नाम कोरोना कोविड-19, कारण वायरस संक्रमण, बचाव के उपाय सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग और पैरासीटामोल, विटामिन सी आदि। फिर अगला बीमारी का नाम पेचिस, किसके कारण होता है? गंदे पानी का सेवन, और इसके लिए इलाज क्या है? स्वच्छता और ORS घोल का उपयोग करें। उसी प्रकार है बुखार, संक्रमण के द्वारा फैलता है और इसका इलाज के लिए पैरासीटामोल का सेवन किया जाता है। पीलिया, रोगी के संपर्क में आने से मूली का रस एवं डॉक्टर से संपर्क लेना चाहिए। फिर है चेचक, रोगी के संपर्क से, और इसके अगर देखा जाए इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर से संपर्क, आवश्यक दवाइयों का सेवन करना चाहिए। बाकी 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां इसे आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9वां है, कोरोना पर निबंध 150 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, देख सकते हैं कोरोना महामारी पर जो निबंध लिखना है आपको। सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखेंगे, इसके पश्चात कोरोना वायरस बीमारी क्या है उसको आप यहाँ से लिखेंगे। इसके पश्चात कोरोना वायरस से बचाव के उपाय। वीडियो को पूरी तरह से पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद आप लिख लीजिए इसे। और उसके बाद जो अंत में लिखेंगे आप उपसंहार लिखेंगे आप। ठीक है, तो पूरी तरह से वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से आप इसे नोट कर लीजिए। 150 शब्दों में जो आपको निबंध लिखने हैं। अब अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न है 20 देशों के नाम, राजधानी और उनके प्रधानमंत्री के नाम लिखना है। आप न्यूनतम 15 भी लिख सकते हैं।
ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देख सकते हैं आपको इस प्रकार से कॉलम बना लेना है, क्रमांक डालना है, देश का नाम, सबसे पहले नंबर पे भारत, इंडिया, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखना है आपको, प्रश्न में दिया हुआ है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखना है। राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली, प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर पे है नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू है, जिसके प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। उसके बाद है सिंगापुर, सिंगापुर नगर राजधानी ली सियन लूंग, उनके प्रधानमंत्री। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, उनके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। अब आगे देखिए भूटान, थिम्पू लोते लेसरिंग। फिर इसके बाद है छठवें नंबर पे इटली की राजधानी रोम है और मारियो द्राघी। सातवें नंबर पर श्रीलंका, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे ये राजधानी है और महिंद्रा राजपक्षे ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कतर, दोहा अब्दुल्ला बिन। अगला देखिए अल्जीरिया, अल्जीरियस अब्देलाजीज जिराद वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला है जापान की राजधानी टोक्यो और वहाँ के प्रधानमंत्री जी हैं योशिहिडे सुगा। इसके बाद है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं अलेक्जेंडर डी क्रू। कनाडा की राजधानी ओटावा और वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। सीरिया की राजधानी दमिश्क, सीरिया की राजधानी दमिश्क और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है इमाद खामिस। अगला देखिए कांगो गणराज्य, जिसकी राजधानी किसासा और प्रधानमंत्री सामा लुकेंडे कैगे। उसके बाद है तजाकिस्तान, उसकी राजधानी है दुशानबे और उनके प्रधानमंत्री हैं कोकिर रसूलजोड़ा। तो ये आपकी जो परियोजना है वो कंप्लीट होते हैं और आगे के जो प्रश्न हैं आप स्वयं भी बना सकते हैं आप उसे, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे कि आप सब लोगों की हेल्प हो सके। देख सकते हैं आप, प्रश्न है कागज एवं गत्ता का उपयोग कर निम्नलिखित आकृतियों का क्षेत्रफल एवं आयतन निकालें सेंटीमीटर में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कागज या फिर गत्ते का उपयोग करके इसका क्षेत्रफल निकालना है, आयतन भी निकालना है साथ में। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं आकृति घनाभ। तो घनाभ पहले क्रमांक डालिए, आकृति का नाम, लंबाई, चौड़ाई, त्रिज्या या ऊंचाई, फिर संपूर्ण क्षेत्रफल और आयतन। इस प्रकार से सभी के लिए पांचों आकृति के नाम के लिए आपको ऐसा कॉलम बनाना है, ठीक है। अब आकृति का नाम क्या होगा, घनाभ। लंबाई क्या होगी उसकी, लंबाई लीजिए आप 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या उसका यानी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसको आप उड़ा करके निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, और ऊंचाई। तो इस प्रकार से आप संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, L इंटू बी, बी इंटू एच और H इंटू एल, ठीक है, तीनों को प्लस कर देना है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 88 यानी 88 वर्ग सेंटीमीटर। और इसका अगर आयतन निकालेंगे आप, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो 48 घन सेंटीमीटर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ एक आकृति बना लीजिए आप, ठीक है, जिसकी लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई है आपके पास 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई है आपके पास 4 सेंटीमीटर। यहाँ पास ये घनाभ का ये आपके पास आकृति बन गई। घनाभ का
अगर आप देखना चाहें अपने घर पर तो माचिस की डिब्बी वो एक घनाभ के आकार का होगा, जूते का डिब्बा वो भी एक घनाभ के आकार का होगा। इस प्रकार से आप बना भी सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें 6 आयताकार कागज या गत्ते का टुकड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि घनाभ में 6 आयताकार फलकें होती हैं। सभी कागज के टुकड़े को इस प्रकार हमने काट लिया ताकि वे घनाभ के सभी 6 फलकों को ठीक बराबर पूरी तरह एक दूसरे को ढक सकें। अब इन कागज के क्षेत्रफल को निकालकर योग करने से हमें घनाभ का क्षेत्रफल अर्थात संपूर्ण पृष्ठ प्राप्त हो जाएगा। घनाभ के सम्मुख फलक के आकार 6/2 यानी यहाँ से आप निकाल सकते हैं 6x2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 6x2 के 2 समान कागज के टुकड़े लेना होगा आपको, और घनाभ के नीचे और ऊपर की आकार यानी 6x4 ठीक है सेंटीमीटर माप की है। तो अतः इस माप की 2 समान कागज के टुकड़े लेना पड़ेगा। इसी प्रकार घनाभ के अलग अलग अगल बगल की जो आकार हैं 4/2 का सेंटीमीटर माप की है, इसके लिए भी हमें 2 समान कागज के टुकड़े लेना पड़ेगा। घनाभ के सामने और पीछे के लिए तो हम सबसे पहले यहाँ पास एक कागज का टुकड़ा ले लेंगे। तो पहले कागज ठीक है जिसकी लंबाई कितनी होगी 6 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो 6x2 12 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। दूसरा कागज का टुकड़ा लेंगे आप तो उसका भी अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो 6/2 कितना आ जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अब घनाभ के नीचे और ऊपर के लिए 6x4 के 2 कागज के टुकड़े लेते हैं। तो तीसरा कागज अगर आप लेंगे तो इसकी लंबाई 6 और इसका एक प्रकार से जो ऊंचाई होगा चौड़ाई वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप 6x4 करेंगे तो 24 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। चौथा कागज भी आप 6/4 का लेंगे तो 24 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। इसी प्रकार अगल बगल के दीवारों के लिए 2 कागज के टुकड़े लेते हैं जो अगल बगल के दीवारों को ठीक पूरी तरह से ढक सके। तो ये 5वां कागज होगा जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर होगी। तो 4x2 8 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार 6वां कागज 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई और 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई। तो 4x2 8 वर्ग सेंटीमीटर। अब इन सभी 6 कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल का योग करते हैं तब पूरे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात होगा। देख सकते हैं आप यहाँ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ लिखेंगे आप पहला कागज प्लस दूसरा कागज का क्षेत्रफल प्लस तीसरा कागज का क्षेत्रफल, चौथा कागज, 5वां कागज और 6वें कागज का क्षेत्रफल। तो सभी के क्षेत्रफल को आप जोड़ दीजिए 12 + 12 24 + 24 और 8 + 8 तो कितना आएगा 88 वर्ग सेंटीमीटर। उसका आयतन निकालेंगे लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई तो कितना होगा 6x4x2 तो 48 घन सेंटीमीटर आएगा। अब दूसरा आकृति है हमारे पास घन। लंबाई हमने लिया है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमने लिया 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि घन की सभी भुजाएं की जो लंबाई है वो समान होती है, एक समान होती है। इस प्रकार क्षेत्रफल पृष्ठ कितना हो जाएगा 32 वर्ग सेंटीमीटर। उसके सूत्र के सहायता से हम निकालेंगे और आयतन होगा 64 घन सेंटीमीटर। तो घन की आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक समान होती हैं। इसके सभी कोर की लंबाई बराबर होती हैं। हमने 4 सेंटीमीटर कोर वाली घन आकृति बनाया। इसमें 6 फलक होते हैं, सभी फलक एक समान होते हैं। अब हम 6 कागज के टुकड़े लेंगे। इस घन के सभी 6 पृष्ठों को पूरी तरह से ठीक आच्छादित कर सकें। ठीक है, इस प्रकार से हमको कागज के टुकड़े लेना है। अगर घन की बात करें तो घन
के लिए एक उदाहरण स्वरूप आप अपने घर पर कोई ऐसा डिब्बा जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तो आप वो एक घन का उदाहरण हो सकता है। ठीक है, तो देखिए पहला कागज का टुकड़ा 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई भी होगी और ऊंचाई भी यानी चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 गुणे 4 16 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। दूसरे कागज का भी अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो 16 वर्ग सेंटीमीटर आता है। तीसरा कागज का टुकड़ा का भी अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो 16 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। चौथे कागज का भी सेंटीमीटर कितना आएगा क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से पांचवें और छठवें कागज के क्षेत्रफल भी 16 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो इसी प्रकार समस्त कागज की टुकड़े का क्षेत्रफलों को योग करते हैं, इससे पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठ प्राप्त होता है। इस प्रकार देख लीजिए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 और प्लस 16, तो सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 96 वर्ग सेंटीमीटर यानी 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो घन का आयतन क्या होगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ से यानी आप यह भी लिख सकते हैं a का क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो उसका सूत्र होता है किसी भी एक साइड का आप उसका घन निकाल दीजिए तो आपके पास कितना आएगा 64 घन सेंटीमीटर। तो अब अगला अब देखिए अगला आकृति का नाम है बेलन यानी सिलेंडर। आधार की त्रिज्या इसकी 7 सेंटीमीटर हम रखते हैं। ऊंचाई ले लेते हैं 14 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ 616 वर्ग सेंटीमीटर इसका आ जाएगा क्योंकि वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। ठीक है, बेलन का आयतन और बेलन के वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होगा वो 2 पाई आर एच होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वक्र पृष्ठ हम निकालेंगे 2 पाई आर एच से कितना आएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर और पाई आर स्क्वायर एच से जो आयतन होगा वो 2156 घन सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये बेलन आप एक बना सकते हैं। बेलन का रूप एक आपके घर में मिलेगा, जैसे एक खोखला पाइप हो गया है ना, जो कि पूरी तरह से खोखला हो, जिसकी आप ऊंचाई ले सकते हैं 14 सेंटीमीटर, उसका त्रिज्या ले सकते हैं आप 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए कागज को इस प्रकार काटे कि इसके बेलनाकार क्षेत्र में पूरी तरह लिपट कर ढक सके। आपको क्या करना है कागज को इस प्रकार से काटना है कि जो आप पाइप लेंगे बेलनाकार वस्तु लेंगे तो उसको पूरी तरह से ढक सके। ठीक है, तो फिर इस कागज को खोलने से यह आयताकार होगी, जिससे कि अगर हम उसको खोल दें तो वो कैसा दिखाई देगा आयताकार, और इस आयताकार कागज का क्षेत्रफल ही बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यदि आपने इस प्रकार से इसको लपेटा है तो ये जो आप देख पा रहे हैं सामने की भाग वो कैसा है आयताकार है। ये कागज की लंबाई हो गई, कागज का टुकड़ा हो गया जिसको आपको इस बेलन पर लपेटना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये देखिए ये कागज को आपने इस प्रकार से वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया। ठीक है, किसी बेलनाकार वस्तु पर अगर आप लगाएंगे तो कुछ इसी प्रकार से मुड़ा हुआ दिखाई देगा। बेलनाकार कोई प्लास्टिक पाइप का उपयोग करें जो घर में उपलब्ध हो आपके, और कागज को इसके ऊपर घुमाते हुए चिपकाएं और उस कागज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करें। कागज का क्षेत्रफल यानी बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई क्या होगी इसकी 44। ठीक है, और यहाँ से आप उसका जो चौड़ाई है वो कितना है 14 सेंटीमीटर है। दोनों का आप गुणा करने पर कितना आएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। फिर आगे देखिए कागज के मोड़ने पर 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलन तैयार होती है, जिसकी आधार की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो आधार की परिधि लिखेंगे आप, फिर कागज की लंबाई, तो परिधि का जो सूत्र होता है वो 2 पाई आर बराबर 44 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ से इसको अगर हम निकाल लें तो कितना आएगा परिधि का मतलब जो त्रिज्या होगी वो आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस प्रकार बेलन का आयतन निकालना है। बेलन
का आयतन बराबर बेलनाकार पात्र की धारिता आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार वृत्ताकार होती है और अतः वृत्त का जो क्षेत्रफल है और गुणे ऊंचाई, तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र है पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई h। पाई का मान आप लिखेंगे 22/7, आर यानी त्रिज्या 7 हो जाएगा, उसका वर्ग कर दीजिए, ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों भाग दे दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणे 7 गुणे 14 बचेगा। तो यहाँ से आप उसका गुणा करने पर आपके पास कितना आएगा, 2156 घन सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर आएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब आगे देखिए, अगली आकृति का नाम है शंकु। तिर्यक ऊंचाई उसकी L लेते हैं जो कि 8 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई H 6 सेंटीमीटर और शंकु की जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो पाई आर एल होता है और आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो यहाँ से 32 वर्ग सेंटीमीटर और 32 पाई घन सेंटीमीटर आएगा। ये देख सकते हैं आप, ये एक शंकु का चित्र बना हुआ है, ठीक है, जिसका आधार कैसा है, वृत्ताकार। और ये एक जोकर बर्थडे कैप जो होता है ना, जो जन्मदिन के समय पे जो कैप लगाया जाता है वो शंकु के आकार का होता है। तो इस प्रकार से एक ऐसे शंकु का मॉडल कागज को मोड़कर बनाया जाता है जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और लेटेंट है जो हाइट है यानी आपका तिर्यक ऊंचाई वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना है, पाई आर एल। पाई का मान आप 22/7 नहीं रखेंगे, सीधा आर का मान रखिए और एल का मान, तो 8 चौका 32 पाई वर्ग सेंटीमीटर आएगा। फिर शंकु का आयतन निकालेंगे तो इसी प्रकार से आपके पास 32 घन सेंटीमीटर आएगा। फिर इसके बाद अगली आकृति का नाम गोला का कोई वस्तु जैसे टेनिस बॉल, इसका त्रिज्या कितना लेते हैं हम, 4 सेंटीमीटर। गोले का संपूर्ण पृष्ठ आप निकालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर यानी 64 पाई सेंटीमीटर आएगा, है ना, वर्ग सेंटीमीटर। गोले का आयतन निकालेंगे तो कितना आएगा, 256/3 पाई वर्ग पाई घन सेंटीमीटर आएगा यानी क्यूब सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप आकृति बना लीजिए, एक गोलाकार आकृति। एक ऐसे गोलाकार पात्र लेते हैं जिसकी त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर, गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। फिर इसके बाद आप लिख सकते हैं r का मान 4 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आएगा आपके पास, 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर। आयतन निकालेंगे तो आयतन आपके पास आ जाएगा 256/3 पाई घन सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर कंप्लीट हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की। अब देखिए आपके पास अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। यहाँ प्रश्न नंबर 4 लिखा हुआ है, इसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, 12वां प्रश्न है, प्रत्येक छात्र अपने घर, बाड़ी, अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगाकर एक फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह में मापकर वृद्धि को सेंटीमीटर में अंकित करेंगे। स्कूल खुलने पर यह फाइल उनको जमा करनी होगी और ये किसके उपलक्ष्य में बनाना होगा, विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में ये आपको बनाना है। तो देखिए उसका उत्तर होगा, हमारे घर में आम का 4 वृक्ष हमने लगाया यानी पौधा लगाया आपने। प्रत्येक सप्ताह आपने उसकी क्या की, ऊंचाई आपने नोट किया कि कितने सेंटीमीटर का है। ठीक है, सबसे पहले तो जब आपने पौधा को लगाया उस समय आप जो ऊंचाई नोट करेंगे उसे अपने फाइल में लिखेंगे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब फिर से आप उसको नापेंगे, फिर से उसकी ऊंचाई कुछ न कुछ आपको चेंजेस मिलेगा, तो उसे भी आपको नोट करना है। ठीक है, काफ़ी दिनों पहले यह पेड़ लगाया यानी पौधा लगाया जा चुका है। वर्तमान में इन चारों आम के वृक्षों की ऊंचाई क्या है, 7 फीट है। तो कुछ समय यानी कुछ हफ्ते के बाद जब आप नापेंगे तो उस पौधे की जो ऊंचाई होगी, जो पहले थी जब आपने लगाया था, तो उससे थोड़ा चेंज मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ कितना लिखना है, यहाँ लिखा गया है 7 फीट। तो जब भी आप ऐसा करेंगे उसके बाद आप देखिएगा, आप नाप लीजिएगा, जितना आएगा उसको आपको लिखना है। और इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं, ये एक प्लांट बना हुआ है। ठीक है, इसकी ऊंचाई
इसी प्रकार से आप एक फाइल बनाकर आप उसको नोट करेंगे। ठीक है, ये आप चित्र बना लीजिए। तो ये आपका प्रश्न नंबर ये 12वां कंप्लीट होता है। ओके, तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए पूरी तरह से हेल्प के लिए बनाया गया है, और यदि आपको इससे कोई डाउट होता है, किसी क्वेश्चन में परेशानी होती है, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, और बिल्कुल अपने जो पढ़ाई से संबंधित लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। कोरोना के प्रारंभिक हल्के लक्षण के मरीजों को होम आइसोलेशन में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए और है कि इसका ये जो अमाराइट परियोजना है उसका नंबर आपका जो वार्षिक परीक्षा है उसमें जोड़ा जाएगा, इसलिए आपको इस परियोजना को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना है, बहुत ही सुंदर और आकर्षक बनाना है। इसका फ्रंट पेज कैसे बनेगा, सामने का जो पेज लगाएंगे आप वो किस प्रकार से बनाना है, उसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बना दिया है, तो आप उसे भी देख लें। यदि आपको प्रिंट आउट सेम वैसा ही अपने नाम का चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं, वो आपको आपके नाम का फ्रंट पेज PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पास क्या क्या सावधानियां रखना है। पहला, परिवार के किसी भी सदस्य या बाहर के व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए। दूसरा, कमरे को समय समय पर डिटॉल से साफ करना चाहिए। ठीक है। तीसरा, गर्म पानी का भाप लेना चाहिए। भोजन सामग्री पैकेट में प्राप्त करना चाहिए। घर के सभी सदस्यों द्वारा हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। मरीज को ताज़ा भोजन एवं विटामिन C युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अगला देखिए, प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न है, कोरोना के गंभीर लक्षण दिखने पर क्या क्या उपाय किया जाना चाहिए। इसका उत्तर लिखेंगे आप। गंभीर लक्षण उपाय है ना, गंभीर लक्षण पर उपाय क्या क्या हो सकता है। पहला होगा, रोगी को जल्द ही नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करके जांच कराना है, और घर के अन्य सदस्यों से दूरियां बनाकर रहना चाहिए। समय समय पर ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन स्तर की जांच करनी चाहिए। ऑक्सीजन स्तर कम होने से ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का प्रयोग करना चाहिए, और डॉक्टर से सलाह भी लेनी चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा का प्रयोग करना चाहिए। और अगला है, गर्म पानी का भाप लेना चाहिए। और अगला है, कोविड-19 प्रोटोकॉल यानी जो उनकी गाइडलाइन है उसका निरंतर पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 20 प्रश्न बनाएं एवं अपने साथियों के साथ मिलकर उनका उत्तर ढूंढें। तो यहाँ से देख सकते हैं, पहला प्रश्न आपके पास बनेगा, छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य है। 26वां राज्य। छत्तीसगढ़ में 20 जिलों की संख्या, छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है, तो 28 जिले हैं। छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग है, 5। छत्तीसगढ़ की गंगा किसे माना जाता है, महानदी को। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद सेनानी कौन थे, वीर नारायण सिंह। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, अजीत प्रमोद कुमार जोगी। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे अधिक उत्पादित फसल कौन सा है, धान। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु क्या है, वन भैंसा। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है, साल। छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम क्या है, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ, 1 नवंबर 2000। किस त्यौहार में बच्चे गेड़ी पर चढ़ते हैं, हरेली का त्यौहार। गुरुत्वाकर्षण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया, सर आइजक न्यूटन ने।
जल का शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल। पेनिसिलिन की खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला देखिए, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। अगला प्रश्न है, टेलीफोन के आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। रक्त में क्या पाया जाता है? लौह तत्व, आयरन एलिमेंट। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम होगी। तो इन सभी प्रश्नों का वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, और इसका आपने प्रश्नों का उत्तर कहाँ से आपने लिया उसको लिखेंगे। उक्त सभी प्रश्नों को हमने अपने मित्रों से वार्तालाप करके उत्तर खोजने का प्रयास किया और समझकर उत्तर बनाए हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16वां है, अंतिम प्रश्न है ये। उक्त गतिविधियों को पूर्ण कर अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, घर के अन्य सदस्यों में से किन्हीं 3 लोगों को दिखाएं एवं उनकी प्रतिक्रिया लिखें। तो देख सकते हैं आप, आपके माता पिता की प्रतिक्रिया आपके ये कार्य करने के दौरान क्या होगी। तो देखिए, प्यारे बच्चों, आपको इस आमाराइट परियोजना के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। यह सभी जानकारी आपके भविष्य में काम आए और इस संकट के समय में आप सभी कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई करें, एक अच्छा इंसान बने। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आगे देखिए, आपके बड़े भैया या दीदी की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है इस आमाराइट परियोजना को लेकर। प्रिय छोटे भाई एवं बहन, आपने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत ही अच्छा मेहनत किया और अच्छे तरह लिखा। कोशिश करो कि और अपनी पाठ्य पुस्तक से भी ज्ञान में वृद्धि करो। हमारा आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं सदा आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक इन योर लाइफ। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आपको जो भी डाउट होता है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ये वीडियो पूरी तरह से आप लोगों के लिए सहायता के लिए बनाई गई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों तक इसको पहुंचाइए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।